Hi guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये वाली जो वीडियोस हैं आपको पता है ये सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लैट एलएलबी, चाहे क्लैट एलएलएम, आपको ये वीडियोस समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीगल करंट अफेयर्स, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, बहुत बच्चे कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपको कवर तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पिन पॉइंटेडली आप ये नहीं कह सकते। अगर ये बताओ कि पिन पॉइंटेडली एक क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बीएचयू के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, बीएचयू एलएलबी के लिए बहुत हेल्पफुल है, एमएचसीईटी वालों के लिए। तो ये आपको वीडियोस जो हैं ये सुन लेनी चाहिए, बहुत हेल्प करेंगे। और अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ तो अगर मैं कह रही हूँ कि इसको नोट कर लो तो प्लीज़ नोट भी कर लेना, क्योंकि मैं रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की है वो आपको कवर करवाती हूँ। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप एक लॉयर हैं जो अपडेटेड रहना चाहते हैं और समझना चाहते हैं बेयर प्रोविजंस को, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट लीगल करंट अफेयर्स की मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. सुप्रीम कोर्ट लिस्ट प्ली ऑन गुरुग्राम नमाज इशू। तो गुड़गांव के अंदर नमाज का क्या इशू हो गया था, पढ़ लेते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना agreed to immediately list for hearing a plea to initiate contempt action against Haryana authorities for not reining in hooligans who have created an atmosphere of communal hatred and terror for worshippers offering Friday prayers in Gurugram। ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ सीन हो गया है। हुलिगन्स मतलब कुछ गुंडे, टेरर क्रिएट किया हुआ है जो नहीं ऑफर करने दे रहे हैं नमाज, ठीक है ना, फ्राइडे की नमाज। तो वो केस सुनेगी अब सुप्रीम कोर्ट। द पिटिशन फाइल्ड बाय former Rajya Sabha MP Mohammad Adib was mentioned by senior advocate Indra Jay Singh. The petition condemned the inaction of Haryana officials। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नमाज वाला इशू कहाँ पर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कौन से स्टेट के अगेंस्ट गए, तो हरियाणा के में हुआ है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे एक जजमेंट मेंशन है। जजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तहसीन एस पूनेवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसको नोट कर लेंगे। द रूलिंग मैंडेटेड दैट अथॉरिटी शुड नॉट बी ईदर साइलेंट स्पेक्टेटर्स और टॉलरेट कम्युनल वायलेंस एंड शुड यूज द लॉ अगेंस्ट हेट क्राइम। ठीक है ना, तो अगर अथॉरिटी चुपचाप बैठकर देख रही है और हेट क्राइम हो रहा है तो वो गलत है। तहसील एस पूनेवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसा हेल्ड किया गया, तो नोट कर लेंगे। द पिटिशन सेड द malicious attacks and false narratives on the Friday prayers were made through social media प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट का नाम हम नोट कर लेंगे। ओके, तहसीन एस पुणेवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का थोड़ा और पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रेस बाय द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ काउ विजिलेंटिज्म इन द कंट्री। काउ विजिलेंटिज्म क्या होता है? काउ विजिलेंट वायलेंस इज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन। काउ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई फोर्स यूज करा जाए तो उसको कहते हैं काउ विजिलेंटिज्म। ठीक है ना, तो ये जजमेंट उससे डील करती है। 3 individuals so and so an alleged victim of such violence, Tehseen Poonawalla, an activist, filed writ petition in the Supreme Court. A 3-judge bench of the Supreme Court set out preventive, remedial and punitive measures for the central and state governments as well as law enforcement agencies to deal with the increasing incidents of lynching in इंडिया। ठीक है ना, तो तब कहा गया था कि स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ बैठकर देख नहीं सकती, उनको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ये तहसीन एस पुणे वाला केस के अंदर कहा गया है। ये किससे डील करता है? काउ विजिलेंटिज्म। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। और पिछली स्लाइड में जो इस जजमेंट से रिलेटेड हमने डील किया था वो भी 2018 की ये हमारी जजमेंट है। ठीक है ना, Pegasus subjudice, no need for parliament debate amid opposition demands for a discussion on Pegasus spyware issue। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सेड द इशू इज सबजुडाइज। अब यहाँ पे ये आर्टिकल मैं क्यों आपके लिए लाई हूँ? सबजुडाइज का मतलब क्या होता है? ये लीगल टर्म है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है तो पढ़ लेते हैं। सब जुडाइस इज डिफाइंड एज बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ जज अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, मतलब कोर्ट जो है अभी कोर्ट के आगे ये जो केस है ये चल रहा है, इसके बारे में कोर्ट देख रहा है क्या करना चाहिए, तो ठीक है ना, क्यों ये पेंडिंग है तो केस पेंडिंग होता है, सब जुडाइस कहते हैं उसको। इट इज अ लैटिन फ्रेज विच लिटरली मीन्स अंडर अ जज। एज अ मैटर इज अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन इट शुड देयरफॉर बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम पब्लिक डिस्कशन एल्सवेयर, ठीक है ना। यहाँ पे पेगासस स्पाईवेयर हमें पता है क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूज किया इंडियन लोगों के अगेंस्ट, और बाहर की कंट्रीज के भी कुछ लोगों के फोन जो है वो हैक करवा लिए, तो ऐसा कहा जा रहा है और इस पे देखा जा रहा है कि क्या सच में हमारी गवर्नमेंट ने यूज किया या नहीं। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट्री डिबेट वो कहते हैं नहीं हो सकती अभी, क्योंकि मैटर सब जुडाइस है। सब जुडाइस का मतलब बिफोर लॉ, बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और जज अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, ठीक है ना। जुडिशरी जो है, जजेस जो है इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कौन से माने जाते हैं? क्रिप्टो करेंसीज हो गई, आपके एनएफटीज हो गई, इनके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया गया है, ऐसा बोला निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक है। नोटिंग दैट देयर हैज बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, शी सेड द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन हैड मेड इट इम्पेरेटिव टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक टैक्स रेजिम, ठीक है ना। तो 30% टैक्स लगा, ये जो पॉइंटर है ये नोट कर लेंगे हम। डिजिटल रुपी टू अराइव इन न्यू फिस्कल टू यूज ब्लॉकचेन टेक। तो ब्लॉकचेन टेक क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी की जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, किसने खरीदा, कहाँ गया, किसने बेचा, वो सारा जो है वो ब्लॉकचेन जो टेक है वो देखता है, वो सारा डाटा इकट्ठा करता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, आरबीआई जो है, जो इंडिया आरबीआई है, वो अपनी करेंसी लॉन्च कर रहा है, डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीबीडीसी बोला जा रहा है इसको, तो नोट कर लीजिए। will give a big boost to the digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system, Ms. Sitaraman said. It is therefore proposed to introduce the digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by Reserve Bank of India starting 2022-2023. तो ये हम नोट कर सकते हैं इसका नाम, ठीक है ना। डिजिटल करेंसी, और ये देखिए आपको ये वाला मैं ग्रीन में मार्क कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट नोट करना है और ये वाला पॉइंट नोट करना है। उसके बाद डिजिटल करेंसी और rupee is an electronic form of money that can be used in contactless transactions. The digital rupee will be the digital version of physical cash used by RBI and will therefore be sovereign backed. On the other hand, cryptocurrencies are not backed by the government. तो ये क्या है, ये government backed, they are, what is the difference? They will be backed by the sovereign, मतलब गवर्नमेंट बैक करेगी इसको, ये भी नोट कर लीजिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी issued by Reserve Bank of India will be a lead tender in digital form. It is the same as fiat currency, government issued currency, and can be exchanged one on one with existing currency की साइड। तो कौन लेकर आ रहा है इसको? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीडीसी भी इसको बोला जा रहा है, ठीक है ना। ई पासपोर्ट्स टू बी रोल्ड आउट सून, तो ये क्या है? अ डिजिटल पासपोर्ट प्रोजेक्ट विल बी रोल्ड आउट इन 2022-2023, ऐसा बोला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। दिस कम्स वीक आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सील्ड अ डील विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। द इशुएंस ऑफ ई पासपोर्ट्स यूजिंग एम्बेडेड चिप एंड futuristic technology will be rolled out in 2022-23 to enhance the convenience of citizens in their overseas travel, she said. The announcement was welcomed by External Affairs Minister S. Jaishankar. तो ये भी हमारे लिए important point हो गया। Courts must come to children, say Supreme Court, in re children in street situations. तो क्या हो गया ये देख लेते हैं। The order came in plea that victims of child trafficking, mostly based in far-flung and underdeveloped areas of the country, should not be made to travel long distances during the COVID pandemic to trial courts usually located in metros where they were brought and held by their कैप्टर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मतलब उनको बेचा गया या उनके साथ कुछ गलत किया गया, ठीक है ना, उनका जो एविडेंस होता है कि उनको बताना होता है कि उनके साथ क्या हुआ, तो उनको दूर दराज ट्रैवल ना करवाया जाए। वो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको रूरल एरियाज से अर्बन एरिया सिटी में लेकर आया जाता है कि उनकी गवाही हो सके। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? द कोर्ट कन्फर्म्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिपेयर्ड बाय इट्स एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे की मीनिंग क्या होता है? एमिकस क्यूरे का फ्रेंड ऑफ कोर्ट, सारे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट, एमिकस क्यूरे होता कौन है? ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि लॉयर्स जाते हैं जजेस के पास और जजेस अपना केस वो करते हैं, ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है
या फिर तो वो केस ऐसा होता है कि जजेस ने खुद ही वो केस टेकन अप किया होता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो तो लॉयर होता नहीं तो वो एमिकस क्यूरी अपॉइंट करते हैं, या फिर केस ऐसा होता है जिसके अंदर उन्हें एक एक्सपर्ट लॉयर की ज़रूरत होती है, कोई किसी केस के अंदर कोई किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होता है, तब वो कोर्ट वो किसी और लॉयर को बुलाते हैं, तो वो कोर्ट वो उनको इस ऐसे लॉयर को क्या बोलते हैं, एमिकस क्यूरे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एमिकस क्यूरे कौन है? गौरव अग्रवाल, जिन्होंने एक एसओपी तैयार करी है, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये वाला क्या कहते हैं, ये वाली जो जजमेंट है इसमें कहा गया है कि जो चाइल्ड विटनेसेस हैं उनके जो एविडेंस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिकॉर्ड करी जाए। Other safeguard prescribed by SOP include compliance of the best practices mandated by Protection of Child from Sexual Offences Rule 2020 while recording the evidence of child witnesses। ठीक है ना? Japan adopts resolution on China rights situation। ठीक है ना? Japan's parliament passed a rare resolution expressing concern about rights issue in China, including the treatment of its Uyghur Muslim population in the city of Hong Kong days before the Beijing Olympics open। ठीक है ना? जापान ने एक रेजोल्यूशन पास किया है किसको क्या एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द यूगर मुस्लिम पॉपुलेशन। तो मुस्लिम पॉपुलेशन है चाइना में, उनसे रिलेटेड। द वर्डिंग ऑफ द रेजोल्यूशन प्रपोज बाय bipartisan group was reportedly watered down after lengthy discussions, avoiding directly accusing Beijing of rights abuses. A majority vote in the lower house approved the resolution, which expresses serious concern over the human rights situation in China, Tibet, Hong Kong, and Inner Mongolia. The resolution also calls on Japan government to encourage constructively on rights issues in China. In response, Beijing slammed the resolution as a serious political provocation। ठीक है ना? तो जापान ने, अब ये आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री ने चाइना की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ऊपर कंसर्न, ह्यूमन राइट्स कंसर्न जताया है, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, तो वो जापान है। ठीक है ना? बस इतना ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। The government has started the process of comprehensive amendments to criminal law. Minister of Women and Child Development Samriti Irani told Parliament in response to a question on marital rape, but warned against condemning every man as a rapist and every marriage as a violent one. Important criminal sections that are being talked about: rape. The petitions have been sought striking down for the exception to Section 375 of the IPC, which says forcible sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife. The wife not being 18 years is not rape। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा अब डिस्कशन में क्या आ रहा है, मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है। मैरिटल रेप क्या होता है कि जो अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है ना, अगर ये आपस में सेक्स करते हैं और अगर हस्बैंड फोर्सिबली विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ भी सेक्स करता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा, बिकॉज रेप की डेफिनेशन के अंदर ही एक एक्सेप्शन है जिसमें कहा हुआ है कि अगर मैन अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता है, बिना कंसेंट के भी करता है, तो वो रेप नहीं होगा। बस जो वाइफ है वो 18 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? ऐसा बोला गया है और यही मैरिटल रेप को ऑफेंस बनाने से रोकता है, यही जो सेक्शन है यही रोकता है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ सेक्स कर रहे हैं और हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ फोर्स कर रहा है अपने आप को अपनी वाइफ पे, तो वो रेप नहीं माना जाता। ठीक है ना? तो ये डिस्कस हो रहा है। व्हेन द CPI MP asked if the government has taken note of the contradiction in Section 3 of the Domestic Violence Act and Section 375 of the IPC, Section 3 of the Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 provides a definition for domestic violence which includes physical, sexual, verbal and emotional abuse। तो वो कहते हैं कि सेक्शन 3 के अंदर आप सेक्सुअल अब्यूज भी बता रहे हो, तो सेक्सुअल अब्यूज क्या हुआ? ठीक है, एक तरफ से आप सेक्सुअल अब्यूज को ऑफेंस बता रहे हो, दूसरी तरफ आप 375 है। ठीक है ना? द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज दैट 70% ऑफ एवरी मैरिड वुमेन एक्सपीरियंस स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस। Among ever married women aged 15 to 49 who have ever experienced sexual violence, 83% report that their current husband and 9% report a former husband as perpetrators। ठीक है ना? तो मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है मैरिटल रेप, बट वो ऑफेंस नहीं बनाया गया है। ठीक है? द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ग्रांटेड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ग्रांटेड एन इंटरिम स्टे। इंटरिम स्टे का मतलब क्या होता है कि अभी के लिए, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता या कुछ दिनों के लिए जब तक कुछ नहीं होता। स्टे मतलब जैसा है वैसे रहने दो, या फिर जो या फिर जैसा है वैसा रहने दो, ये मतलब भी हो सकता है, केस टू केस पे डिपेंड करेगा। या फिर स्टे का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी जो है, जैसे इस केस में होगा कि ये जो लॉ है अभी इसको अप्लाई
मत करो, जो भी ये लॉ कहता है वो अप्लाई मत करो, इंटरिम स्टे, ठीक है ना। ऑन द कंट्रोवर्शियल लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ 75% इन प्राइवेट जॉब्स, तो कौन सी स्टेट लेकर आई है? हरियाणा। कितनी रिजर्वेशन लेकर आई है? 75% जॉब्स में रिजर्वेशन, किसके लिए? लोकल हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए, हरियाणवीज के लिए, ठीक है। ये हम नोट कर लेंगे। इन नवंबर 2020 द हरियाणा असेंबली पास द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 which provided for 75% reservation for local people in private sector jobs offering a monthly salary less than rupees 30,000, ठीक है ना। ऑफरिंग अ मंथली सैलरी ऑफ लेस देन 30,000, ओरिजिनली वॉज 50,000, तो अगर 30,000 रुपीज 30,000 से कम की सैलरी है तो फिर 75% रिजर्वेशन होगी। ऑन मार्च 2 2021 द गवर्नर गेव हिज एसेंट टू द बिल, द लॉ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 15, ठीक है ना। ये हमें याद नहीं करना कब एसेंट मिली और कब है, ठीक है, हमें स्टेट का याद है और 30,000, ठीक है। बिफोर हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, बिफोर हरियाणा आंध्र प्रदेश असेंबली ने ये किया पास द बिल, ठीक है। उसके बाद हमारा रिजर्विंग 3/4 ऑफ द जॉब, आंध्र प्रदेश ने कितना किया? आंध्र प्रदेश लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? 3/4 ऑफ द जॉब फॉर लोकल कैंडिडेट्स, ठीक है। विदिन 3 years of the commencement of the act, petitioners put only one question to the state as to how they could grant reservation in employment on the basis of domicile as it violated article 16 of the constitution। तो लोग क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 16 को वायलेट करता है। petitioner pleaded that it was against the provisions of constitution and basic principle ऑफ, ठीक है ना। तो आर्टिकल 16 को ये वायलेट करता है, तो पढ़ लेते हैं आर्टिकल 16। अकॉर्डिंग टू द लॉ, कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड अ लोकल कैंडिडेट एंड शैल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन बाय सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। तो रिजर्वेशन कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। किसके लिए? हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए। कितनी? 75%, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। There shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. No citizen shall, on ground of religion, race, caste, sex, decent place of birth, residence, or any of them be eligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state. But office under the state, क्या प्राइवेट जो है वो स्टेट के अंदर आते हैं या नहीं? Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of appointment to any office under the government of or any local or any authority within a state or union territory any requirement as a resident within the state or union territory prior to such employment or appointment। अगर हम ये अच्छे से पढ़ते हैं आर्टिकल, तो मुझे तो लगता है कि स्टेट के अंदर अगर कुछ आता है उसके अंदर ये रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो क्या प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये गवर्न कर सकते हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर रिजर्वेशन लेकर आ सकते हैं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, इज गोइंग टू बी अ ग्रेट जजमेंट। ये मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ही नहीं डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स के अंदर आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इसको। तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए हरियाणा 75% अंडर 30,000, ये आपको याद रखो। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे नीट को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो नीट नहीं देंगे। उनकी जो एडमिशन मेडिकल, नीट किस लिए होता है? मेडिकल स्कूल्स के अंदर जो एडमिशन होती है वो नीट के बेसिस पे होती है। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 12th मार्क्स के बेसिस पे उनकी एडमिशन होनी चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने नीट ही नहीं, अभी CUET का जो एग्ज़ाम होने हैं, UG CUET जो कि BA जो आपके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम रख दिया है, वो भी इन्होंने कह दिया कि दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। रेजोल्यूशन अगेंस्ट CUET भी पास करिए। तो हमें याद रखना है कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसने नीट और CUET दोनों के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करी हुए हैं। तो ये पढ़ लेते हैं। गवर्नर RN Ravi हैज़ रिटर्न टू द असेंबली Speaker a bill seeking to dispense with NEET-based admissions for undergraduate medical degree courses. Within hours of Raj Bhavan, Tamil Nadu said it would take steps to adopt the same bill again. तो same bill again adopt कर लिया। The bill adopted by the assembly sought to admit students to UG medical degree programs on the basis of +2 scores। तो ये हम नोट कर लेंगे कि जो नीट का तमिलनाडु का बिल है वो ये कहता है कि हम 12th के बेसिस पे एडमिशन देंगे मेडिकल स्कूल में, अंडर ग्रेजुएट में, ना कि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। तो इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो पढ़ लेते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या कहती है? ऑल्सो हैज comprehensively examined that the issue especially from the social justice perspective and upheld NEET as it prevents economic exploitation of poor students and was in furtherance of social justice, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि ये अपहेल्ड कर चुका है नीट की, नीट ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे ये कहना है कि नीट नहीं ठीक है क्योंकि लोगों को कोचिंग, स्टूडेंट्स को कोचिंग रखनी पड़ती है और जो बेचारे पुअर स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग नहीं ले। इसके अंदर जो प्राइमरी इशू था वो क्या था? द प्राइमरी इशू इज वेदर बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नीट फॉर एडमिशन टू MBBS, PG, PDS एंड MDS
By virtue of the provisions made in Act and Regulation, there is violation of fundamental rights granted under these provisions 19, 25, 26, 29. Uniform entrance test qualifies the test of proportionality and is reasonable. The same is intended to check several maladies which crept into medical education to prevent capitation fee by admitting students which are lower in merit and to prevent exploitation, profiteering and commercialization of education. मुझे अपने टाइम पे याद है अगर किसी ने मेडिकल करनी होती थी ना तो उसकी पेड एडमिशन होती थी। मैनेजमेंट सीट, मैनेजमेंट कोटा में रेट लगते होते थे कि डेंटल का इतना पैसा देना पड़ेगा। 20-25 lakhs पीपल यूज टू लाइक पे एंड दे यूज टू गेट एडमिशन। एंड आज की डेट में वो डॉक्टर्स हैं। आई रियली नो कि मतलब पता होता था कि इसकी पैसे दे के एडमिशन हुई है। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट क्यों लेकर आया गया? यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट इसलिए कि अगर एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट होगा तो उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, पता चलेगा किसको कहाँ पे एडमिशन मिल रही है, कौन सा कॉलेज कैसे एडमिशन ले रहा है। अगर सबकी अलग अलग एडमिशन होगी, वो अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट अगर रखेंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि एंट्रेंस टेस्ट में अगर कोई मेरिट में भी है तो वो मेरिट को साइड बाय करके पैसे लेके एडमिशन दे रहे थे। ऐसा हो रहा था। द minority institutions are equally bound to comply with the conditions imposed on the relevant acts and regulations to enjoy affiliation and regulation। वो कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोल सकता कि हम नीट के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेंगे, इवन तो वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ऐसा बोला गया था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2020 का ये केस है। ठीक है। द गवर्नर्स रोल इन अप्रूविंग अ बिल। चलो ये पढ़ लेते हैं। देखिए जो तमिलनाडु है वो गवर्नर के पीछे पड़ा हुआ है कि तमिलनाडु में जो गवर्नर है वो अप्रूव नहीं कर रहा है नीट का बिल। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है। द तमिलनाडु असेंबली हैज वंस अगेन अडॉप्टेड अ बिल ऑन एग्जाम्पशन ऑफ द नीट एग्जाम्स दैट वर अर्लियर रिटर्न बाय गवर्नर आर.एन. रवि। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो आर.एन. रवि है, नोट कर लीजिए। द गवर्नर रिटर्न द बिल स्टेटिंग दैट इट वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूरल एंड पुअर students. The governor will now have to grant his assent to the bill as mandated by Article 200 of the Constitution। तो अब क्या है, ठीक है, गवर्नर एक बार रिटर्न कर सकता है बट जब दोबारा बिल आ जाता है तब उनको एसेंट देना पड़ता है। तो एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल। एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। ठीक है ना। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हम ये बिल कहते हैं, ये बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल होता है कि ये लॉ बना दो, प्रपोजल टू मेक अ लॉ। ठीक है ना। अब जब तक वो बिल है वो लॉ नहीं होता है, बट जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, जब वो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जब उसको अप्रूव कर दिया जाता है तो वो किसके पास जाता है? स्टेट में गवर्नर के पास, सेंटर में प्रेसिडेंट के पास। तो गवर्नर एसेंट देता है। जब गवर्नर एसेंट अप्रूव कर देता है उसको, तो वो बिल से लॉ बन जाता है। इट इज नो मोर अ प्रपोजल, नो मोर अ बिल, इट इज अ लॉ नाउ। ठीक है। The first proviso of the article enables the governor to return a bill for reconsideration. If the bill is passed again and presented for assent, the governor shall not withhold assent therefrom. The governor does not have discretion on matters of the assembly and is bound to follow the advice of ministerial council even on matters where he or she might be withholding assent। तो आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर की ये बारे में बात करता है और वो कहते हैं कि अगर एक बार, देखिए तमिलनाडु के गवर्नर ने एक बार बिल रिटर्न कर दिया ये नीट वाला, अब दोबारा उन्होंने पास करके भेजा तो अब उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है। एसेंट टू बिल व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और इन केस ऑफ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 200 जो है ये डील करता है कि गवर्नर की क्या पावर्स होती हैं, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिमूव पीनल क्लॉज फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तो राज्यसभा के अंदर राज्यसभा डिस्कस्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल ऑन पॉपुलेशन रेगुलेशन मूव बाय भारतीय जनता पार्टी राकेश सिन्हा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आया जा रहा था, तो उस पर डिस्कशन हुई। तो क्या कहा? ड्यूरिंग द डिस्कशन अनदर बीजेपी मेंबर विकास महात्मे sought that removal of penal clauses from the bill, stating that if a family was penalized for more than 2 children, then the third child would develop a feeling that he is an unwanted child। तो यहाँ पे मे बी 2 चिल्ड्रन अलाउ किए होंगे, तो वो कहते हैं कि अगर थर्ड चाइल्ड है और उनको अगर पेनल्टी लगाते हैं तो उसको क्या लगेगा? थर्ड चाइल्ड को क्या लगेगा? ही विल फील लाइक एन अनवांटेड चाइल्ड। ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है दिस इज अ वेरी डेंजरस थॉट फॉर द नेशन, देयरफॉर आई से वी कैन डू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग। He said, Mahatma said, though he supported the bill, he felt it could encourage sex selection and would lead to female feticide। तो वो कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आया जाता है तो वो सेक्स सिलेक्शन को प्रमोट करेगा और फीमेल फीटिसाइड मतलब जो लड़कियों को मार दिया जाता है वो ज़्यादा प्रमोट किया गया। और फीटिसाइड मतलब अभी वो पेट में ही होती है, पेट में जब लड़कियों को मार दिया जाता है बिकॉज लोग लड़के चाहते हैं। ठीक है। Efforts during promoting small family norms of up
to 2 children per couple. It also proposes to ensure healthy birth spacing through measures related to augmenting, मतलब increasing the availability, accessibility and affordability of quality reproductive health services. While moving the bill, Mr. Sinha said India had a land availability of only 1.2 hectare per person, while the resources that get regenerated automatically was 0.43 only. तो हमारी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है और हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं वाई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों लेकर आया जा रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इसलिए लेकर जाया जाए, द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विच वी यूज एंड द गैप बिटवीन द रीजनरेशन इज 187%. We are an ecological debtor, he said, adding that if this continued for 30 years, then resources would be exhausted and people would not be able to lead a dignified life. तो हम resources अपने फटाफट से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो people won't be able to lead a dignified life, ठीक है। तो कांग्रेस के मेंबर ने बोला व्हेन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, अ बिल इज मूव्ड ऑन पॉपुलेशन रेगुलेशन, बट व्हाट विल हैपन इफ पीपल स्टार्ट गोइंग फॉर सेक्स सिलेक्शन, शी सेड, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आना चाहिए या नहीं। चाइना ने ये मॉडल अडॉप्ट किया था और वो दे वर एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। क्या हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम है या नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो वो क्यों है, ठीक है। सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स, तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी का एक एक्ट है जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजी साइट्स एंड रिमेन्स, ठीक है, उसके अंडर अलाउड नहीं होता। was amended in 2010 to declare the 100-meter radius of protected monuments at prohibited areas, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, इसको नाम दे दिया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो इसके आसपास का जो 100 मीटर्स का एरिया है वो प्रोहिबिटेड एरिया माना जाएगा एंड नेक्स्ट 300 मीटर रेडियस एज रेगुलेटेड एरियाज, ठीक है ना, ये लॉ कहता है, ठीक है। द 100-meter radius around centrally protected monuments where construction is prohibited could be replaced with site-specific limits to be decided by expert committee as the Union Culture Minister was working on amendments. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की शॉप्स, घर जो थे पुराने ज़माने में वो मॉन्यूमेंट्स के साथ थे, मतलब मॉन्यूमेंट अब वो मॉन्यूमेंट बन गए, पहले वो एक नॉर्मल जगह थी, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों की जो जगह थी, प्राइवेट जगह थी, वो इलीगल हो गई, इसलिए ये लेकर आया जा रहा है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफिशियल एज वेल एज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर द 100 मीटर एंड 300 मीटर लिमिट्स, बिकॉज ये जो वो कहते हैं कि ये, और दूसरा रीजन क्या दिया जा रहा है, ये 100 मीटर का जो और ये 300 मीटर का, जो 100 मीटर का प्रोहिबिटेड एरिया और 300 मीटर को रेगुलेटरी एरिया बताया जा रहा है, इसका कोई रीजन नहीं दिया था कि ये क्यों चूज किया, ये नंबर्स क्यों चूज करे जा रहे हैं। A senior official of the culture ministry said the proposed amendment would change section 20A of the act, which refer to the prohibited area, to rationalize the prohibited and regulated areas. Expert monument committees would decide the prohibited area around a monument, ठीक है ना। तो सेक्शन 20A के अंदर चेंजेस लेकर आए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ओके। सेक्शन 20A क्या कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोहिबिटेड एरिया एंड कैरिंग आउट पब्लिक वर्क और अदर वर्क्स इन प्रोहिबिटेड एरिया, एवरी एरिया बिगिनिंग एट द लिमिट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया or the protected monument as the case may be and extended to a distance of 100 meters in all directions shall be prohibited area in respect of such protected area or protected monument. तो ये डिक्लेयर करता है prohibited एरिया, तो इसके अंदर चेंजेस लेकर आए जाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि जो 100 मीटर्स और 300 मीटर्स बोला गया है, ये क्यों, ये इतना एरिया क्यों चूज किया गया है, इसका कोई रीजन नहीं दिया जा रहा, ठीक है। हरियाणा कैबिनेट नॉट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल, तो एंटी कन्वर्जन बिल क्या होता है, द हरियाणा कैबिनेट अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ द हरियाणा प्रिवेंशन of unlawful conversion of religious bill 2022 which seeks to approve the draft, ठीक है ना, which seeks to prohibit religious conversion effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent mean or by marriage or for marriage by making it an offense, ठीक है ना। एंटी कन्वर्जन मतलब अगर कोई हिंदू है उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करना, मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट करना, हिंदू को क्रिश्चियन में करना या क्रिश्चियन को हिंदू में करना, ठीक है ना। वो किस लिए, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से करा जा रहा है, फोर्स से किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस करके, या उनको बोला जा रहा है कि अच्छा तुम फॉर मैरिज करके, बाय मीन्स ऑफ मैरिज करके चेंज करा जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट बिल द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब जिसने लग रहा है हैज कमिटेड द क्राइम, अ पर्सन हु माइट हैव कमिटेड द, प्रूफ नहीं हो गया, प्रूफ होके वो क्या बन जाता है, कन्विक्ट
कन्विक्टेड बन जाता है, कन्विक्ट भी कहते हैं जिसको. द ड्राफ्ट बिल विल नाउ बी टेबल्ड बिफोर द असेंबली, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड. इट एडेड दैट देयर हैव बीन 13 केसेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जेंस बोथ मास एंड इंडिविजुअल. तो ये क्या बोला जा रहा है कि मास कन्वर्जेंस हो रही है और उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनको केटर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है. ठीक है. अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हैव आल्सो पास लॉज रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जेंस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल. गवर्नमेंट ने बोला टर्मिंग एज अनएक्सेप्टेबल सोशल मीडिया पोस्ट कॉलिंग फॉर कश्मीरी फ्रीडम by various multinational companies based in Pakistan. The government went on a diplomatic overdrive. तो ये बहुत फेमस हुआ था. Hyundai का एक पोस्ट था जिसमें उन्होंने कश्मीर से रिलेटेड कुछ बोला था एंड बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइकॉट किया था Hyundai को. While External Affairs Minister S. Jaishankar spoke to his South Korean counterpart Chung Eui-ong to protest against the post put by Hyundai motor company, the Ministry of External Affairs conveyed to a number of other companies that it found the post offensive. Commercial Minister Piyush Goyal told Parliament. ठीक है, और कौन सी कंपनी थी जिन्होंने ऐसा किया? Hyundai and Kia, the Pakistani branches of American MNCs, KFC, Pizza Hut, Japanese companies Osaka Batteries, Atlas, Honda Limited, Isuzu, as well as German pharmaceutical company Shivabe had carried out posts expressing solidarity with Kashmiri brothers and sisters and praying for the liberation on February 5, which is marked as Kashmiri Solidarity Day in Pakistan. तो ये हमें याद रखना है कि Feb 5 जब कश्मीरी सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और ये सब ने ऐसा बोला. ठीक है ना. साउथ कोरियन एम्बेसडर चांग जय बोक was summoned to South Block by MEA, while Indian ambassador to Seoul sought an explanation from Hyundai and Kia for the post. तो ये बहुत फेमस हुआ था. बहुत लोगों ने, I personally know some of my friends who were about to buy Hyundai and they cancelled the thing and they went for Tata or Mahindra. The strong displeasure of the government on the unacceptable social media post by Hyundai Pakistan was conveyed to the Korean ambassador. Mr. Bakchi said Mr. Chung during his telephone conversation regretted the offence caused to the people and the government of India by social media post. Karnataka High Court strikes down ban on online gaming. तो ये बहुत ज़्यादा important है. ठीक है. In a relief to online gaming operators and players, the High Court of Karnataka declared as unconstitutional certain provisions of Karnataka Police Amendment Act 2021, which prohibited and criminalized the activities of offering and playing online game by risking money or otherwise. ठीक है, जिसमें पैसा लगता है तो वो वाली गेम्स को बैन कर दिया था. तो हाई कोर्ट कहता है ये सही नहीं है. ठीक है. द बेंच ऑल्सो रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस and allied activities of the petitioners by making it clear that nothing in this judgment shall be construed to prevent an appropriate legislation being brought about betting and gambling in accordance with the provisions of the constitution. ठीक है. तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो बैन लगा दिया, मतलब बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग, वो अब कह दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, बट हाँ बेटिंग और गैम्बलिंग पे बिल या लॉ लेकर आ सकते हो. ठीक है. गो बाय कॉम्प्रोमाइज टर्म्स इन GUVNL अडानी रो से सुप्रीम कोर्ट. तो क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया? तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम GUVNL, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लग रहा है मुझे ये इनका. ठीक है. द स्टेट्स पावर यूटिलिटी एस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अडानी ग्रुप्स पावर कंपनी आफ्टर नोटिंग दैट बोथ पार्टीज हैड रीच एन एमिकेबल, मतलब दोस्ती वाला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एंड देयर रिलेशनशिप वुड बी गवर्न बाय टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज. तो इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया. ठीक है. नाउ अ स्पेशल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पास द ऑर्डर इन क्यूरेटिव पिटिशन फाइल्ड बाय GUVNL अगेंस्ट अ जुलाई 2019 जजमेंट. क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है ये देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द टर्मिनेशन. तो GUVN ने एक 2019 की जजमेंट के ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अपहोल्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट बाय अडानी पावर. ठीक है ना. तो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया था, तो उसके अंदर अब इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया. तो क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है? क्यूरेटिव पिटिशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है. और इसके अंदर क्या क्यूरेटिव पिटिशन जो था वो इवॉल्व हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन. नोट कर लिए. इन विच द क्वेश्चन वाज वेदर एन अग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट. कोर्ट की फाइनल जजमेंट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल. देखो हमें पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो कहाँ जाएगा?
ठीक है, तो फाइनल जजमेंट आ गई। तो और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर उससे भी उनको उसके वो ऑर्डर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा? द सुप्रीम कोर्ट हेल्प टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ इट्स प्रोसेस एंड टू क्योर ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इट मे रिकंसिडर इट्स जजमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इन इनहेरिट पावर्स। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है फाइनल जजमेंट के बाद भी आप एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो, ठीक है ना? Okay, center told to go through state laws to protect home buyers. The Supreme Court asked the center to go through local laws of state with a fine-toothed comb to detect clauses which may harm home buyers' right in rules framed under the Real Estate Regulation and Development Act. ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि जो स्टेट लॉज जो हैं वो होम बायर्स जो ये फ्लैट खरीदते हैं, विलास खरीदते हैं बिल्डर से, अगर उनकी राइट्स वायलेट तो नहीं कर रहा जो स्टेट के लॉज हैं अंडर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. A bench led by Justice D.Y. Chandrachud asked the Home Housing Minister to closely go through the state laws notified in pursuance of Real Estate Regulation and Development General Rules and Real Estate Regulation and Development Agreement for Sale Rules. The court gave the government 2 months for the exercise and report back. The court appointed advocate so-and-so as amicus curiae. Amicus curiae में समझा चुकी है इस वीडियो में. At the present stage, it is necessary for the court to be apprised of whether the rules which have been framed by the state contain the essential norms which have been adopted by the union government in rules 2016 referred to above, or whether there are any deviations which would not subserve the interest of flat purchasers. वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि स्टेट ने कुछ और ही लॉज बना दिए जो होम बायर्स, जो ये बेचारे होम बायर्स हैं जिनको बिल्डर जो है उनकी राइट जो है वॉयलेट करता है, वो तो नहीं हो रहा. द ऑर्डर केम ऑन अ प्ली फाइल्ड बाय एडवोकेट Ashwani Kumar Upadhyay seeking a direction to the government to frame a model builder-buy agreement with uniform terms and conditions for sale and purchase of residential flats across the country. Uniform मतलब वो कहते हैं कि एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट दे दो कि ऐसा सा बिल्डर बायर अग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो बिल्डर है वो जानबूझ के ऐसे क्लॉजेस बीच में डाल देता है जो कि जो होम बायर है उसके बेचारे के पैसे फंस जाते हैं. ठीक है. CMC must fill 70% of PGCs from minority list. The Supreme Court in an interim order clarified that 70% of the postgraduate admissions for 2021-2022 at Christian Medical College CMC Vellore should be made from the list of Christian minority students prepared by the state of Tamil Nadu on the basis of the marks obtained in the NEET PG examination. A bench of so-and-so directed that the remaining 30% of the seats to be filled by the college management following the procedure adopted in the previous academic year 2020-21. The students belonging to states other than Tamil Nadu who have completed MBS, BBS at the college should be treated as residents on the basis of the prevalent procedure. The court center extends police modernization scheme. The union government has approved the continuation of a police modernization scheme for 5 years up to 2025-2026 with the financial outlay of 26,275 crores. ये important है. ठीक है. The Union Home Minister said the scheme included security-related expenditure in J&K, Northeast states, and moist affected areas for raising new battalions, developing high-tech forensic laboratories, and other investigation tools. तो ये भी important है क्यों करा गया है. A central outlay of so and so has been earmarked for security-related expenditure. It said provision has been made under the scheme for internal security, law and order, adoption of modern security by the police. Assistance will be given to the state for narcotics control and strengthening the criminal justice system by developing a robust forensic setup in the country. With implementation of National Police and Action Plan for combating moist or left-wing extremists (LWE), incidents of violence have come down drastically. It said to further pursue this 6 LWE related scheme with the outlay of so and so have been approved. ये भी important है, ये point note कर लो, ये point note कर लो और ये point note कर लो. ठीक है. तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि वो अपनी स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जिसको यूसीसी भी बोलते हैं. यूसीसी आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके बारे में बात करी हुई है वहाँ पे. तो यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड. इसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे करी हुई है? आर्टिकल 44 में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है. अब यूसीसी होता क्या है? यूसीसी देखिए, अभी अगर आप एक हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, वो देखकर आपकी शादी होती है, मतलब कि कौन सा लॉ आपको एप्लीकेबल होगा. अगर आपके प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, डाइवोर्स लेना है, तो आपका रिलीजन, आपका पर्सनल, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो ये देखा जाता है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो आपके भी पर्सनल मैटर्स हैं, मैरिज से रिलेटेड और ये सारे डाइवोर्स, मैरिज और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, इन्फेंट्स, माइनॉर, अडॉप्शन, इन सब से रिलेटेड, तो क्या होगा कि एक ही लॉ होगा, एक जैसा लॉ होगा, रिगार्डलेस कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन क्या हो. तो ये होता है यूसीसी. उत्तराखंड में लेकर आने को बोल रहे हैं. वहाँ के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी. पुष्कर सिंह
हम ही, ठीक है ना, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो लेकर आ रहे हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? देखिए, एक तो होती है हमारी फंडामेंटल राइट्स, सबको पता है फंडामेंटल राइट्स होती हैं। अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो जी, हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, जो हम फंडामेंटल राइट को कोर्ट में जाकर अपने अप्लाई करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिसेबल। वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए वर्ड ये यूज किया जाता है नॉन जस्टिसेबल। ये नॉन जस्टिसेबल क्या है कि अगर 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 ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट दी गई है ये फॉलो नहीं करी जाती स्टेट द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू, तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि गवर्नेंस में हेल्प करेंगे। मतलब स्टेट को हर वो कोशिश करनी चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है वो अप्लाई कर सके, बट ये फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्क है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्लियर है बात? ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी, ये सेशन आपको अच्छा लगा, ये हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर प्रीवियस सेशंस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।